से आप सभी का स्वागत है हिंदी की इस कक्षा में। आपको याद होगा हम लोग पढ़ रहे थे कहानी जामुन का पेड़, जो कि हिंदी और उर्दू के प्रसिद्ध कथाकार कृष्णचंद्र की एक मशहूर कहानी है। बच्चों, पिछले अंश में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जामुन का एक पेड़ एक आदमी के ऊपर गिर पड़ता है और वह आदमी उसके नीचे दब जाता है। उस आदमी को निकालने की बहुत सारी कवायदें चलती हैं। चूंकि यह जामुन का पेड़ एक सरकारी विभाग के तहत आता था, इसलिए जामुन के पेड़ को हटाने की सारी कवायद सरकारी तौर तरीकों से चलती है। हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से सरकारी जो अमला है, सरकारी जो मशीनरी है, वह लाल फीताशाही में लिप्त है। नियम, कायदे, कानून उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं बनस्पति एक आदमी के जीवन के। हमने देखा कि किस तरह से पहले तो एक अफसर से दूसरे अफसर तक फाइल जाती है और उसके बाद व्यापार विभाग, जिसके तहत यह पेड़ आ रहा था, वह फैसला करता है कि यह समस्या तो कृषि विभाग से संबंधित है। कृषि विभाग उसे टाल देता है हॉर्टिकल्चर विभाग के लिए, क्योंकि यह केवल एक साधारण पेड़ की बात नहीं थी बल्कि फलदार पेड़ की बात थी। इसलिए समस्या हॉर्टिकल्चर विभाग को भेज दिया जाता है और हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकारी जब इस बात की परख करते हैं कि यह समस्या क्या है, तो उनकी नज़र में वह व्यक्ति जो उसके नीचे दबा है, उसका जीवन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण एक फलदार वृक्ष है। और इसलिए वहाँ का जो सेक्रेटरी है, जो अधिकारी है, वह लिखता है और एक साहित्यिक भाषा में लिखता है, बड़े कड़े शब्दों में जवाब देता है कि एक फलदार वृक्ष को काटा नहीं जा सकता, जबकि सरकार वृक्ष उगाओ योजना या इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। आइए अब इसी कहानी के अगले अंश को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी का व्यंग कहाँ स्थित है। यह कहानी समाज के किस धड़े पर, किस दिशा पर व्यंग कर रही है, जिससे हमारी यह समझ बने कि आखिर व्यवस्था की कमियां किन जगहों पर है और उन्हें दूर कैसे कर सकते हैं। तो आइए कहानी की तरफ फिर से चलते हैं। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। फिर से देखिए, मनचला विशेषण प्रयोग किया गया। मनचला यानी वो कर्मचारी जो नियम कायदों के अनुसार नहीं बल्कि अपनी मनमानी से काम करना चाहते हैं। और देखिए ना, उस मनचले आदमी ने क्या उपाय तजवीज किया। उसने यह उपाय बताया कि अगर पेड़ को नहीं काट सकते तो आदमी को ही काट देते हैं। आदमी को काट देने से यह समस्या हल हो जाएगी। आधा आदमी इधर से निकल जाएगा, आधा आदमी उधर से। लेकिन आदमी के जीवन का क्या होगा, इस चीज पर उसने भी विचार नहीं किया। यह विचार अगर किया भी हो तो वह यथार्थ से परिचित नहीं था, इस सच्चाई से परिचित नहीं था, बल्कि सुने सुनाए उपाय को प्रस्तुत कर रहा था। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति किया। दबे हुए आदमी ने आपत्ति किया कि अगर इस तरह करेंगे, यानी मुझे धड़ से अलग अलग काट देंगे, तो ठीक है, आपकी समस्या का समाधान तो निकल जाएगा, यानी पेड़ को काटे बिना आप मुझे निकाल देंगे। लेकिन इस तरह मेरे जीवन का क्या होगा? यानी जो मनचला व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने फिर से एक ऐसा उपाय बताया जो नियम कायदों के अनुसार नहीं था, बल्कि जो उसकी धारणाओं पर आश्रित था, उसके अनुमान पर आश्रित था। और उसने प्लास्टिक सर्जरी का हवाला देते हुए अपना यह उपाय सबके सामने प्रस्तुत किया। यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ, अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। उसने अपने उपाय का समर्थन किया, तर्क दिया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी से फिर इसे जोड़ सकते हैं।
इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया गया और फिर से फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग की तरफ चलने लगी। अब हॉर्टिकल्चर से लौट आई फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का एक सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। छानबीन के लिए यानी इस बात का पता लगाने के लिए कि जो समस्या है क्या सचमुच उस समस्या का समाधान उस व्यक्ति को बीच से काटने पर निकल सकता है। और आप देखिए कि सर्जन ने भी किस तरह से इस मसले को समाधान निकाला, उसकी छानबीन का नतीजा क्या निकला। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। यानी उस सर्जन ने जिस सर्जन को इस बात के लिए भेजा गया था कि वह देखे क्या सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो जाएगा, क्या सफलतापूर्वक उस व्यक्ति को निकाला जा सकेगा, उसका ध्यान भी अपनी व्यावसायिक योग्यता पर तो था, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, उस पर तो था। उसने इस बात का तो ध्यान रखा कि अगर धड़ से काट दिया जाए आदमी को तो वह सफलतापूर्वक जोड़ा जा सकता है बाद में, लेकिन उसने इस बात पर नहीं ध्यान दिया। इस बात को कहते हुए उसने जरा भी चिंता नहीं जाहिर की कि आदमी मर जाएगा। लेकिन जब उसने यह बात सामने रखी तो इस फैसले को भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, इसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। उसने फिर से दबे हुए आदमी को दिलासा देना चाहा। उसने उस आदमी से बताया कि अब तुम्हारा मामला ऊपर चला गया है, यानी उस पर ज़्यादा पुख्ता और ज़्यादा संजीदगी से, ज़्यादा ध्यान से काम होगा। लेकिन दबे हुए आदमी को इससे कोई दिलासा नहीं मिला। उसने एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। बच्चों, ये मिर्जा गालिब का बहुत प्रसिद्ध शेर है। इस शेर में वे कहते हैं कि हमने न माना कि तगाफुल न करोगे। तगाफुल, तगाफुल बच्चों उर्दू शब्द है जिसका अर्थ होता है बेवफाई, यानी नज़रअंदाज करना। आप नज़रअंदाज तो नहीं करेंगे, लेकिन जब तक आप इस मौके पर इस मसले का कोई समाधान ढूंढेंगे तब तक हम खाक हो जाएंगे, यानी मैं समाप्त हो जाऊंगा। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित होकर बोला, क्या तुम कवि हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया, यानी दबे हुए आदमी ने सहमति में सिर हिलाया कि हाँ, मैं कवि हूं। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी कवि है। अब देखिए, छोटी छोटी बातें भी किस तरह से सरकारी पदानुक्रम के जाल में फंसती हैं। उस आदमी ने माली को बताया कि मैं कवि हूं। यह बात आदमी के जीवन की तुलना में बिल्कुल मामूली बात थी। माली चाहता तो इस बात को आगे न बढ़ाता, लेकिन माली भी एक नियम से बंधा हुआ था, या यूं कहें कि एक नियम के पालन का अभ्यस्त था। जैसे ही उसे कोई नई जानकारी मिली, उसने उस जानकारी को अपने से उच्च पद वाले व्यक्ति तक पहुंचा दिया, यानी चपरासी तक पहुंचा दिया। चपरासी ने उसे क्लर्क तक पहुंचा दिया, क्लर्क ने हेड क्लर्क, और फिर होते 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 सेक्रेटरिएट में यह बात अफवाह की तरह फैल गई। यानी चारों तरफ यह चर्चा होने लगी कि जो व्यक्ति दबा हुआ है वह व्यक्ति कवि है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड कवि को देखने के लिए उमड़ पड़ा। उसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली से कवि जमा होने शुरू हो गए।
सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। देखिए, असंवेदनशीलता किस हद तक हमारे समाज में व्याप्त है। अभी तक हमने देखा कि सरकारी अमला, सरकारी कार्यालय, सरकारी प्रतिष्ठान किस तरह से लाल फीताशाही के जाल में हैं, कितने असंवेदनशील हैं, नियम, कायदों और तर्कों का उनके लिए ज़्यादा महत्व हो बजाय इसके कि एक व्यक्ति के जीवन का। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ कथाकार समाज की तरफ भी इशारा करता है। केवल वही नहीं, बल्कि समाज के पढ़े लिखे वर्ग में भी यह असंवेदनशीलता घर कर चुकी है। यह बात गली मोहल्लों तक जब पहुंचती है कि जो आदमी दबा हुआ है वह कवि है, तो समाज इस बात को लेकर चिंतित नहीं होता है कि आखिर इस कवि को कैसे बचाया जाए, उसका जीवन कैसे बचाया जाए, बल्कि उसके चारों तरफ ऐसे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है जो कवि सम्मेलन से ताल्लुक रखते थे, जो कविताएं लिखते थे, और उस बेचारे आदमी को बचाने की बजाय वे सभी अपने अपने हितों को साधने में जुटे हुए थे। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ कवि दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। यानी सभी लोग अपनी अपनी तरह से अपने अपने हित को साधने में लग गए। उस बेचारे आदमी से अपनी कविता पर वे प्रतिक्रिया चाहते थे, उसकी आलोचना चाहते थे। वे चाहते थे कि वह व्यक्ति बताए कि आखिर उन्होंने जो कविता लिखी वह कविता कैसी है। उन्हें उस व्यक्ति के दुख दर्द से, तकलीफ से, उसके जीवन के संकट से कोई मतलब नहीं था। उन्हें सरोकार बस इस बात से था कि अगर वह कवि है तो उससे कुछ लाभ उन्हें मिलना चाहिए, और इसमें समाज पूरा शामिल था। और समाज के साथ साथ वे क्लर्क, हेड क्लर्क इत्यादि यानी सरकारी कर्मचारी तो शामिल थे ही, जिनके लॉन में, जिनके प्रतिष्ठान के तहत वह आदमी मृत्यु की तरफ बढ़ रहा था। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, ना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से, बल्कि सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से है। तो लीजिए साहब, अब फाइल फिर से चल पड़ी। अब यह तय हुआ कि चूंकि वह कवि है इसलिए उसका संबंध तो कल्चरल डिपार्टमेंट से है, उसे फाइल को एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट या फिर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भेजने की जरूरत ही नहीं है, कल्चरल डिपार्टमेंट भेजा जाए। सो कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द इस मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। फाइल फिर से चल पड़ी। फिर से वही एक मेज से दूसरे मेज, एक विभाग से दूसरे विभाग होते हुए फाइल आखिरकार साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास तक पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हां, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से सुशोभित हो? ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ? अब देखिए, सेक्रेटरी को भी इस बात की ज्यादा चिंता थी कि आखिर वह जो दबा हुआ है पेड़ के नीचे, वह व्यक्ति किस तरह का साहित्यकार है। उसे इस बात में ज्यादा दिलचस्पी थी कि वह अगर साहित्यकार है तो उसकी कौन सी कृति प्रकाशित हुई है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि अत्यंत लोकप्रिय कृति ओस के फूल उसकी रचना है, तो वह इस बात को लेकर चिंतित होता है और उससे इस बात की तस्दीक करता है, इस बात के लिए सत्यता जानने की कोशिश करता है कि क्या वह सचमुच में वही व्यक्ति है जिसकी रचना, गद्य रचना ओस के फूल प्रकाशित और लोकप्रिय हुई है। दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। हुंकार यानी हामी में हाँ कहा उसने।
क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। सेक्रेटरी ने कवि से अब यह जानना चाहा कि आखिर तुम हमारे साहित्य अकादमी के मेंबर हो या नहीं। यानी सेक्रेटरी के लिए भी यह ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि इतना प्रसिद्ध कवि, इतना प्रसिद्ध रचनाकार उसकी अकादमी का मेंबर है अथवा नहीं। और जब जवाब आया नहीं, तो सेक्रेटरी ने कहा, आश्चर्य है। सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक, और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी और गुमनामी में दबा पड़ा है। अंधेरी और गुमनामी में दबे पड़े होने को लेकर चिंतित है साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी। उसे इस बात की चिंता नहीं है कि वह आदमी अंधेरीपन में ही नहीं, गुमनामी में ही नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे भी दबा हुआ है, और उस पेड़ के नीचे दबे होने से उसका जीवन संकट में है। वस्तुतः साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी को ज़्यादा चिंता इस बात की है कि आखिर प्रसिद्ध कवि होते हुए भी वह उनकी अकादमी का मेंबर कैसे नहीं है। कहीं इस बात के लिए उन्हें किसी को जवाब तो नहीं देना पड़ेगा कि इतने बड़े कवि को भी उन्होंने अपनी अकादमी का मेंबर नहीं बनाया। और इस बात की चिंता को वह अपनी बातों से जाहिर करता है। देखिए बच्चों, यहाँ कृष्णचंद्र ने कितना तीक्ष्ण व्यंग किया है हमारी साहित्यिक उन प्रतिष्ठानों की तरफ, उन सांस्कृतिक संस्थाओं की तरफ, जहाँ पर व्यक्ति के अपने जीवन, कवियों के जीवन, उनके जीवन यापन, उनके भरण पोषण की इतनी चिंता नहीं रहती जितनी कि इस बात की रहती है कि कवि, लेखक उनकी संस्था के सदस्य हैं कि नहीं हैं। और इसीलिए वह सेक्रेटरी कहता है कि तुम्हें तो हमारा सदस्य होना चाहिए। उसे आश्चर्य होता है कि हमारे सदस्य कैसे नहीं हो, और इस बात को वह इस तौर पे प्रस्तुत करता है कि हमें तुम्हारी चिंता है। उस आदमी ने, जो पेड़ के नीचे दबा था, उसने कहा, गुमनामी में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला, और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी, और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। देखिए क्या संवेदनशीलता है। सेक्रेटरी ने कहा, मैं कुछ उपाय करता हूं, और उपाय उसने क्या किया? उपाय ये किया कि कवि को अपने केंद्रीय समिति में सदस्य बना दिया। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया है। बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दिला सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम यह भी कर सकते हैं। उस व्यक्ति की जान की चिंता करने की बजाय वह उसे आश्वासन यह दे रहा है कि अगर तुम मर जाते हो तो हम तुम्हारी पत्नी को पेंशन दे देंगे। अजीब बात है। यह असंवेदनशीलता हमारे हर सरकारी विभाग में धीरे धीरे घर करती जा रही है। कवि इल्तिजा करता है, अनुरोध करता है, मैं अभी जिंदा हूं। कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, अर्जेंट लिखा है। वह उससे कहता है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? यह हमसे संबंधित होता तो हम कर देते। हम तो यही कर सकते थे कि तुम्हें अपनी अकादमी का सदस्य बना दें, और हमने तुम्हें निकलने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है, वो कुछ ना कुछ करेंगे। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा है।
कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। देखिए, एक तरफ तो एक आदमी की जान सांसत में है और दूसरी तरफ साहित्य अकादमी वाले ने जब उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजा तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को पेड़ काटने से रोक दिया गया। तर्क क्या था? तर्क यह था कि यह जो पेड़ है वो पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने लगाया है और पिटोनिया के प्रधानमंत्री ने चूंकि यह पेड़ लगाया है तो इस पेड़ को काटने से उस देश के साथ हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं। यानी इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वे पिटोनिया या किसी भी देश के व्यक्ति को यह बात समझाई जा सकती है कि एक आदमी का जीवन फंसा हुआ था, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण विदेशों से संबंधों को दिया गया है। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। सहायता यानी बच्चों ग्रांट। अनेक देश जो ताकतवर होते हैं, जिनके पास पैसा सरप्लस में होता है, वे कमजोर या गरीब देशों को ग्रांट देते हैं। चूंकि हमारा देश भी विकासशील है तो हमारे देश को भी अनेक देश ग्रांट दिया करते हैं, सहायता दिया करते हैं। हमारा देश भी कुछ छोटे देशों को ग्रांट देता है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए, निसंदेह, अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिंटेंडेंट को बताया। आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार होगा। शाम 5 बजे स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था, आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। आशय यह है कि वह व्यक्ति मर चुका था। यानी सरकारी कार्यालयों, सरकारी संस्थाओं के तौर तरीकों की बलि चढ़ चुका था वह कवि, जिसके जीवन को बचाने की बजाय लोगों को इस बात की ज़्यादा चिंता थी कि आखिर नियम कायदों के अंतर्गत उस पेड़ को कैसे हटाया जाए। और अंत में आप देखिए कि जब तक यह फैसला होकर आया उस मनुष्य की जान जा चुकी थी। तो बच्चों, ये कहानी एक व्यंग्य भी है और इस स्तर पर एक सवाल भी उठाती है व्यवस्था की तरफ कि व्यवस्था मनुष्य के लिए है या मनुष्य व्यवस्था के लिए। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? निश्चित रूप से आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी और आपने भी अपने जीवन के लिए कुछ संदेश ग्रहण किया होगा। तो अगली कक्षा तक के लिए आपको मैं छोड़े जाता हूं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक के साथ।